हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। ये है पार्ट 2 हमारी बायोलॉजी का, 12th की बायोलॉजी का। फर्स्ट पार्ट में हमने पहले 6 चैप्टर्स डिस्कस कर लिए। इस वीडियो में बात करेंगे हमारे 7 से लेकर 13 चैप्टर तक। ठीक है, 7 चैप्टर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक भी तो सब्सक्राइब कर देना। चलो हमारा चैप्टर देखते हैं, विच इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, जिसमें से पहला क्वेश्चन है विच बैक्टीरिया कॉज कॉलेरा। कॉलेरा क्या है? एक तरह की डिजीज़ है। कौन सा बैक्टीरिया इसको कॉज करता है? विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेराए बैक्टीरिया है जो कॉलेरा जो डिजीज़ है उसको कॉज करता है। सैल्मोनेला टाइफी दिया गया है तो ये कॉज करता है टाइफॉइड। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कॉज करता है टीबी ट्यूबरकुलोसिस। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई जो कॉज करता है निमोनिया। सभी का लिख लेंगे क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। इम्यूनिटी दैट प्रेजेंट एट बर्थ, बचपन से ही, जन्म से ही कोई इम्यूनिटी प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी। ओके, कौन सा मलेरिया का वेक्टर है? हमें पता है मलेरिया का वेक्टर कौन सा है। जो हमारा एनोफ्लीज मस्कीटो है वो किसका वेक्टर है? मलेरिया का वेक्टर है। जबकि जो हाउस फ्लाई है ये वेक्टर किसका है? जो डायसेंट्री हो गई, कॉलेरा हो गया उसका। सेट्सी फ्लाई जो है ये किसका वेक्टर है? एक डिजीज़ होती है जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेते हैं। स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ है जो कोज करता है ट्रिपैनोसोमा की स्पीशीज़। ठीक है, उसका वेक्टर है सेट्सी फ्लाई। फिर आती है सैंड फ्लाई जो कोज करती है लेशमेनियासिस। लेशमेनियासिस। और फिर उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? लेशमेनिया। लेशमेनिया की स्पीशीज जैसे लेशमेनिया डोनोवानी हो गया। तो यहाँ से आपको सारे वेक्टर्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं वो होने चाहिए। साथ में हमें पता है मलेरिया जो है उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, है ना। और प्लाज्मोडियम की और भी स्पीशीज़ हैं जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, फेल्सीपेरम है। चलो, विच वाइटामिन डेफिशिएंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी बोलते हैं हम इसको। ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ओके, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। दो तरह की डिजीज़ होती है मेनली। कम्युनिकेबल जो एक इंडिविजुअल से दूसरे में कम्युनिकेट कर सकती है, नॉन कम्युनिकेबल जो कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। तो इनमें से जो हमारे पास है डायबिटीज़, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजीज़ कोज्ड बाय ट्रिपैनोसोमा भी मैंने बता दी। जो ट्रिपैनोसोमा की स्पीशीज़ भी मैं बता देती हूँ आपको। गैम्बियंस एक स्पीशीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ट्रिपैनोसोमा जो है वो एक डिजीज़ कोज करता है जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। ठीक, और वेक्टर कौन बताया? वेक्टर बताया अभी पीछे सेट्सी फ्लाई। ठीक है, सेट्सी फ्लाई। चलो, विच इम्यूनोग्लोबिन इज़ द मोस्ट अबंडेंट इन ब्लड सीरम। अब अलग अलग इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। जो सबसे अबंडेंट है इट इज़ IgG। इम्यूनोग्लोबिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन। एलर्जिक रिएक्शन के लिए कौन सी हमारी इम्यूनोग्लोबिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? तो ये है हमारी IgE। फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी बनती है इम्यून रिस्पॉन्स के टाइम पर? इट इज़ IgM। ओके, चलो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, दैट इज़ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। पहला क्वेश्चन है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है किससे ऑब्टेन होती है? पेंसिलियम नोटेटम से। पेंसिलियम नोटेटम से। और ये जो पेंसिलिन है ये डिस्कवर किसने की थी ये आप मुझे बताएंगे। पेंसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय whom? ठीक, अगला प्रश्न, मीथेन इन बायोगैस इज़ मेनली प्रोड्यूस्ड बाय। मीथेन जो है वो किससे प्रोड्यूस होती है? हमारे मिथेनोबैक्टीरियम से। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं उनसे। फॉर्मिंग ऑफ सीवेज वाटर इन एरिएशन टैंक इज़ ड्यू टू एरोबिक माइक्रोब्स। ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट फॉर पेस्ट। बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? बेसिलस थ्रिंजेनेसिस का, बीटी का। जैसे हमारे पास बीटी कॉटन है वो भी इसी का ही एग्जाम्पल है। साइनोबैक्टीरिया जैसे नोस्टोक और एनाबीना है, इसका हम यूज़ किस लिए करते हैं? इनका हम यूज़ करते हैं एज अ बायोफर्टिलाइज़र। ठीक है, ये पढ़ा भी था हमने पहले। चलो, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ यूज्ड फॉर अल्कोहल प्रोडक्शन। अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं?
सेचुरोमाइसीज सेरेविसिका, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वन, लैक्टोबैसिलस हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ, जो लैक्टोबैसिलस है हमें पता है किस में यूज़ होता है, कर्ड बनाने में, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ओके, सिंगल सेल प्रोटीन किसका यूज़ किया जाता है इसके लिए, जो हमारे पास क्लोरेला है उसका, सिंगल सेल प्रोटीन। SCP की फुल फॉर्म भी आई थी एक बार, ओके, तो बोलेंगे नहीं। चलो, प्रोसेस ऑफ यूजिंग माइक्रोब्स टू रिमूव हैवी मेटल्स एंड टॉक्सिन फ्रॉम एनवायरनमेंट, माइक्रोब्स का यूज़ करके हम हैवी मेटल्स और टॉक्सिन को एनवायरनमेंट से रिमूव कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोरेमिडिएशन। बायोरेमिडिएशन। विच माइक्रोब रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेनेगर, वेनेगर के लिए किसका हम यूज़ करते हैं, एसीटोबैक्टर का यूज़ होता है विनेगर के लिए। ओके, चलो जी, नेक्स्ट चैप्टर इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। वो प्रोसेस जिसमें से हम DNA फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं उनके साइज के बेसिस पर, उसको हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मॉलिक्यूल एक्ट एज अ वेक्टर, वेक्टर की तरह कौन काम करता है, जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड वेक्टर जो है वो जीन क्लोनिंग में हेल्प करता है। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग भी, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी। चलो, कौन सा स्टेप नहीं है PCR का, तो PCR की पहले फुल फॉर्म देख लें। फुल फॉर्म इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है डीनेचुरेशन, जहाँ पर DNA को हीट करके उसको डीनेचर किया जाता है। फिर आता है एनिलिंग, ठीक, जहाँ पर जो DNA प्राइमर्स हैं वो ऐड किए जाते हैं। फिर आता है एनिलिंग, जहाँ पर प्राइमर्स ऐड किए जाते हैं। और लास्ट वाला स्टेप आता है एक्सटेंशन, ठीक है, जहाँ पर जो DNA है वो एक्सटेंड होता है, ठीक। तो जो प्रोसेस नहीं है लाइगेशन, ये स्टेप नहीं है हमारे PCR में। और जो PCR टेक्निक थी इसको दिया किसने था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ लेते हैं। PCR टेक्निक जो थी इसको दिया था कैरी मिलिस ने। क्लियर होगी बात। अगला प्रश्न, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, जो जीन है उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म को, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज टू मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ स्पेसिफिक DNA सेगमेंट, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, प्रोसेस ऑफ मेकिंग आइडेंटिकल, जहाँ पर हम आइडेंटिकल कॉपीज़ बना रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसकी क्लोनिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो क्लोन है वो बिल्कुल आइडेंटिकल दिखते हैं। द प्लाज्मिड PVR322 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया था, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। चैप्टर 10 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच टेक्निक इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग डिजीज़ फ्री प्लांट्स इन एग्रीकल्चर, ठीक है, किस टेक्निक का हम यूज़ करते हैं डिजीज़ फ्री प्लांट्स के लिए, ये है हमारे पास टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेनिफिट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, क्या बेनिफिट है, पेस्ट से रेजिस्टेंस, न्यूट्रिशन कंटेंट को इम्प्रूव करना, अबायोटिक स्ट्रेस को टॉलरेट करना, ठीक है, तो ये सारे ही सभी बेनिफिट हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के। DNA फिंगरप्रिंटिंग इज़ प्राइमरीली यूज्ड, अभी पीछे भी पढ़ा था हमने, फोरेंसिक साइंस में यूज़ किया जाता है DNA फिंगरप्रिंटिंग का। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप दैट प्रोड्यूसेस अ टॉक्सिन अगेंस्ट पेस्ट, ठीक है, अभी पीछे पढ़ा हमने, इट इज़ बिटिकॉटिन, बैसिलस thuringiensis। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ कम्प्लीटली यूज टू प्रोड्यूस इंसुलिन थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो जो इंसुलिन है इसको प्रोड्यूस किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग से, थ्रू द ऑर्गेनिज्म Escherichia coli, E. coli भी हम इसको बोलते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस बीटा कैरोटीन, ठीक है, बीटा कैरोटीन गोल्डन राइस से हमें मिलता है। चलो, टेक्निक यूज टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ प्लांट फ्रॉम अ सिंगल सेल और टिश्यू, जहाँ पर मल्टीपल कॉपीज़ प्रोड्यूस होती हैं प्लांट के सिर्फ एक ही सेल या टिश्यू से, इसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन। एबिलिटी ऑफ सिंगल सेल टू जनरेट होल प्लांट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है, जहाँ पर आप एक सिंगल सेल से ही पूरा प्लांट बना सकते हैं, उसको हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी। क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंसी हम इसको बोलते हैं। चलो नेक्स्ट चैप्टर, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिज्म किस तरह से अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसकी स्टडी को हम बोलते हैं इकोलॉजी। क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर,
उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे जो डेड डिकेइंग मैटर पर फीड करते हैं? दीज आर डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स जैसे हमारी फंगी है। टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन अ पॉपुलेशन पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर। जब बर्थ की बात आए तो मतलब कि इट इज़ नेटैलिटी रेट, ठीक है। अगर डेथ आए दैट इज़ मोर्टेलिटी रेट। कौन सा अबायोटिक फैक्टर है? अबायोटिक फैक्टर है हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर, ठीक है। प्रिडेशन, कॉम्पिटिशन, पैरासिटिज्म, दीज आर बायोटिक फैक्टर्स। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एवरेज लाइफ स्पैन, इसको हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या मतलब है कि कितने इंडिविजुअल हैं पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीशीज इन विच बोथ बेनिफिटेड। तो यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है जो इंटरैक्शंस हैं बायोलॉजिकल इंटरैक्शन से। सबसे पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है? पैरासिटिज्म, ठीक है। पैरासिटिज्म में क्या होता है, जो पैरासाइट है वो होस्ट के ऊपर भी रह सकता है, उसके अंदर भी रह सकता है, यानी कि एंडोपैरासिटिज्म की कंडीशन भी हो सकती है और एक्सोपैरासिटिज्म की कंडीशन भी होती है। इस कंडीशन में क्या होगा, जो पैरासाइट है उसका बेनिफिट हो रहा है, होस्ट का नुकसान हो रहा है, तो इट इज़ प्लस माइनस काइंड ऑफ रिलेशनशिप, ठीक। कॉमन सेलिज्म क्या है? कॉमन सेलिज्म में एक को फ़ायदा होगा, दूसरे को ना फ़ायदा ना नुकसान। इसका एग्जाम्पल है जैसे कैटल एग्रेट आपने देखे होंगे, कैटल घूम रही होती है, वहाँ पर छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होंगे वो उड़ेंगे उसके चलने से, तो जो एरगेट होते हैं जो कैटल के नज़दीक ही रहते हैं वो उनको खा लेते हैं, क्योंकि ऐसे उनको इंसेक्ट्स को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे कैटल चलेगी तो इसमें कैटल का कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें फ़ायदा किसका है? जो एग्रेट्स हैं उनका, ठीक है। तो इट इज़ प्लस ज़ीरो काइंड ऑफ रिलेशनशिप। म्यूचुअलिज्म में दोनों का फ़ायदा होता है, म्यूचुअलिज्म में दोनों का ही फ़ायदा होता है। म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल हमें पता है जो हमारा माइकोराइज़ा है, ठीक है, दोनों का फ़ायदा है। कंपटीशन में किसी का भी फ़ायदा नहीं हुआ है, दोनों का ही नुकसान होता है, ठीक है। ना एक को खाना मिलेगा ना दूसरे को खाना मिलेगा, तो दोनों को दिक्कत होगी। सो यहाँ पर क्या पूछा गया है, जहाँ पर दोनों स्पीशीज़ का फ़ायदा होता है, इट इज़ अ म्यूचुअलिज्म, दोनों का फ़ायदा हो रहा है। वो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स पर भी फीड करते हैं, एनिमल्स पर भी फीड करते हैं, उनको हम बोलते हैं ओमनिवोर, ठीक। ओके, पैरासिटिज्म किस तरह का रिलेशनशिप है, इसका एक एग्जांपल दिया है हमें। ओके, पैरासिटिज्म जहाँ पर होस्ट पैरासाइट की रिलेशनशिप हो, तो जो टेपवर्म है ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहते हैं। सो टेपवर्म यहाँ पर क्या है? दीज आर एंडोपैरासाइट्स, बॉडी के अंदर रह रहे हैं ना होस्ट की, तो दीज आर एंडोपैरासाइट्स। प्रीडेटर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट, प्रे और प्रीडेटर का भी रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो प्रीडेटर कौन होगा? जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार देगा, यानी कि प्रे को मार देगा और उसको खा जाएगा। जैसे अगर हम बात करें डियर और टाइगर की, तो टाइगर इज़ द प्रीडेटर वाइल डियर इज़ द प्रे। यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एबिलिटी होती है कि वो वाइड टेम्परेचर रेंजेस में सर्वाइव कर सकें। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम सर्वाइव कर लेते हैं, है ना, जो हमारी कैटल्स हैं वो भी। और दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टीनोथर्मल, ये वाइड टेम्परेचर रेंज पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ये नैरो टेम्परेचर रेंज पर सर्वाइव करते हैं, ठीक। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन हमने पढ़ा था, ठीक है। एस्टिवेशन हमने एस से याद किया था, एस मतलब कि समर, मतलब कि ये ऑर्गेनिज्म जो हैं ये समर में इनएक्टिव रहते हैं, समर स्लीप हमने बोल दिया। हाइबरनेशन इसका ऑपोजिट हो गया, यानी कि विंटर स्लीप, ये कोल्ड से बचने के लिए इनएक्टिव होते हैं। चलो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, एनर्जी जो है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करती है, यूनिडायरेक्शनल। कौन सा पाइनोर स्पीशीज़ है हमारी सक्सेशन में, ठीक है। तो पाइनोर स्पीशीज़ जो सबसे पहले जो स्पीशीज़ है वो एक जगह पर आकर रहना शुरू करती है, दीज आर लाइकन्स, ज़्यादा पाइनीड्स। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है हमेशा अपराइट होता है, ठीक है। कौन सा पिरामिड आपसे पूछा जाए हमेशा अपराइट होता है, इट इज़ पिरामिड ऑफ एनर्जी। ओके, कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? फॉरेस्ट नेचुरल है, ग्लासलैंड नेचुरल है, पोंड नेचुरल है, एक्वेरियम इज़ नॉट द नेचुरल, इट इज़ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। फूड चेन जो है ये हमेशा शुरू होती है हमारे प्रोड्यूसर से, ठीक है। सबसे नीचे आएंगे प्रोड्यूसर्स, देन कंज्यूमर्स आते हैं ऊपर।
Next question, which cycle involves biotic and abiotic components and include process like nitrification और ammonification? नाइट्रिफिकेशन और अमोनिफिकेशन हमने पढ़ा था, नाइट्रोजन साइकिल में होती है। चलो, which of the following ecosystem contribute most to the global net primary productivity? सबसे जो हमारा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है ये है हमारा ओशन। ठीक, इन एन एनर्जी पिरामिड जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी एक ट्रॉफिक लेवल से, जैसे हमारे पास पिरामिड है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ये होती है हमारी 10% एनर्जी ट्रांसफ़र। इसको हम 10% लॉ भी बोलते हैं, जो किसने दिया था, लिंडमैन ने दिया था। डेट्रिटस फूड चेन, जो डेट्रिटस फूड चेन है ये शुरू होती है ऑर्गेनिक डेड मैटर से, डेड ऑर्गेनिक मैटर से। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, इन्वर्टेड पिरामिड हमें कहाँ देखने को मिलता है, हमें एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो इन्वर्टेड पिरामिड है वो हमें देखने को मिलता है। चलो, ट्रांजिशन जोन, जब दो इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में एक जोन पाया जाता है, ट्रांजिशन जोन होता है, उसको हम बोलते हैं इकोटोन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नहीं भूलना। ठीक, ऑर्गेनिज्म दैट फाउंड ओनली इन द इकोटोन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ उस ही स्पीशीज़ में मिलेंगे, इकोटोन पर ही मिलेंगे, उनको हम बोलते हैं एज स्पीशीज़। एज स्पीशीज़ क्योंकि ये ट्रांजिशन पर प्रेजेंट है ना, इसलिए। नाउ लास्ट चैप्टर ऑफ दिस वीडियो, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। विच बायोम हैज़ द हाइएस्ट बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारे बायोम हैं, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें किस में देखने को मिलती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। ठीक है, कौन सा हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी का इनमें से इंडिया में? तो इंडिया में हमारे पास कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं? 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं हमारे पास इंडिया में। ठीक है, जिनमें से एक यहाँ पर दिया गया है विच इज़ वेस्टर्न घाट। ठीक है, एक है हमारे पास हिमालय, दूसरा वेस्टर्न घाट, तीसरा सुंडरलैंड और फोर्थ वन इज़ इंडो बर्मा रीजन। ठीक है, तो इनमें से यहाँ पर दिया गया हमें वेस्टर्न घाट। और टोटल कितने हैं हमारे वर्ल्ड में हमारे पास 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। एक्स सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू होती है कि जहाँ पर उनका स्पेस है वहीं पर उनको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, जहाँ पर उनकी हैबिटेट है। एक्स सीटू में जो प्रोटेक्शन है वो किसी और जगह दी जाती है ऑर्गेनिज्म को, जैसे जूज में या फिर जीन बैंक्स में। इन सीटू यहाँ पर भी आ गया, इन सीटू एक्सेप्ट, ठीक है, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, जूलॉजिकल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व। तो नेशनल पार्क भी इन सीटू हैं, सेंचुरीज भी इन सीटू, रिजर्व भी इन सीटू, जूलॉजिकल पार्क्स आर एक्स सीटू कंजर्वेशन। रेड डाटा बुक को कौन पब्लिश करता है, जहाँ पर इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है? IUCN। और रेड डाटा का जो बुक है उसका सिंबल क्या है? रेड पांडा है। क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो मतलब कि कम टेम्परेचर, प्रिजर्वेशन मतलब कि हम कोई चीज़ प्रिजर्व करें, तो जब हम फ्रीजिंग एंड स्टोरिंग जेनेटिक मटेरियल इन लो टेम्परेचर, ठीक है, जैसे गैमीट्स हैं उनको स्टोर किया जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक के थ्रू। कौन सा कोज नहीं है बायोडाइवर्सिटी लॉस का? हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, फॉरेस्टेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। ठीक है, तो ये भी हैबिटेट लॉस का कारण है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी, एलियन स्पीशीज इन्वेजन भी। अफॉरेस्टेशन इज नॉट द कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, की स्टोन स्पीशीज प्ले अ की रोल इन, जो की स्टोन स्पीशीज होती है इंपॉर्टेंट रोल किसमें प्ले करती हैं? जो हमारा इकोसिस्टम स्ट्रक्चर होता है उसमें की स्टोन स्पीशीज हो सकती हैं, जैसे हमारा एक बरगद का पेड़ हो गया, हमारा हाथी है, वो भी एक तरह का की स्टोन स्पीशीज है जिस पर बहुत ऑर्गेनिज्म जो है वो डिपेंड हैं। ठीक, अमेजोन रेन फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो कब लॉन्च किया गया? 1973 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट टाइगर जो था उसको लॉन्च किया गया टाइगर्स को बचाने के लिए। नेक्स्ट वन, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़? एंडेमिक स्पीशीज़ वैसी स्पीशीज़ होते हैं जो उस पर्टिकुलर रीजन में ही पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा एंडेमिक स्पीशीज़ हैं किसकी हैं? ब्राज़ील में हैं, और इसलिए ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी भी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो, क्वेश्चन आ ही गया एंडेमिक स्पीशीज़ का। स्पीशीज़ दैट इज़ फाउंड ओनली इन पर्टिकुलर रीजन, सिर्फ एक ही रीजन में होंगी, कहीं और नहीं होंगी, इनको हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज़। ठीक, विच स्पीशीज़ इज कंसीडर्ड अ की स्टोन स्पीशीज़? की स्टोन स्पीशीज़ हमने किसको कहा यहाँ पर? हमने बोला की स्टोन स्पीशीज़ एलिफेंट को। विच वन इज़ अ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया? इंडिया में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं? 18 हैं। तो यहाँ पर उनमें से कौन सा है? नंदा देवी है। ठीक, और ये जो नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज़ हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ये सब प्रोटेक्शन के लिए हैं, जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए हैं।
ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हमारी जो 12th की बायोलॉजी है ये भी कंप्लीट होती है इस वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी हों, ये पूरी सीरीज़ इन्फॉर्मेटिव लगी हों बायोलॉजी कवर करवाने की, तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू सो मच वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।